वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का है सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली है और इस दौरे पर आने के जैसे ही निश्चय तय हुआ है तो सारे अखबारों में, चाहे वो ब्रिटिश के अखबार हो या हिंदुस्तान के अखबार हो, सारे अखबारों में हर रोज यह बातें छप रही थी कि क्या क्या तैयारी हो रही है इस शाही दौरे के समय। तथा उस रानी का जो टेलर था उसको भी चिंता थी कि कौन से दौरे पर रानी क्या पहनेगी। तो कौन कौन सी तैयारी हो रही है इसका वर्णन हम अगले परिच्छेदों में करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही अखबारों में, चाहे वो इंग्लैंड के अखबार हो या हिंदुस्तान के अखबार, उसमें रानी एलिजाबेथ की पूरी जन्मपत्री ही छप गए थे। अब देखिए, हम भी अखबारों में पढ़ते हैं किसी फिल्म स्टार के बारे में या क्रिकेटर के बारे में या किसी भी राजनीतिक जो उस क्षेत्र में कोई ना कोई प्रसिद्धि हासिल करते हैं, उसके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करते हैं तो आज हम देखते हैं हर रोज अखबारों में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। तो उसी प्रकार रानी एलिजाबेथ का जो शाही दौरे होने वाला था उसमें पूरे रानी के डिटेल्स बताई गई थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे थे और तो और उनके नौकर, उनके बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जुनिया देखने में आई। अब शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। अब देखिए, इस परिच्छेद से हमें क्या पता चल रहा है कि देखो, अखबारों के तो बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन उस समय रानी एलिजाबेथ के शाही दौरे को इतना मायना दिया गया था, इतना अहमियत दी गई थी कि बिना वजह से ऐसा लग रहा था कि अखबार में जो न्यूज छपते थे उस न्यूज के लिए या विषय के लिए या छपने के लिए कोई और दूसरी खबर ही अखबार वालों को नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि सिर्फ उनके पास सारे पन्नों पर यही बातें छप रही थी। पहले तो यह सारी खबरें इंग्लैंड के अखबार में छप रही थी और वही के वही अखबारों के कतरे ने काटकर ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान के अखबार में छापी गई है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी या आ रही थी। अब देखिए, लेखक यहाँ पर क्या कह रहा था कि इंग्लैंड में रहने वाले जो शासक थे, जो शाही राजघराने के लोग थे, भले ही उनका वहाँ पर बहुत वर्चस्व था। लेखक ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड के राजघराने के जो लोग थे उनके देश में इस तरह की खबरें छपना हम समझ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनका इतना बढ़ावा चढ़ावा क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि आज भले ही भारत स्वतंत्र हो गया था, हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इतने वर्ष उन्होंने भारत पर शासन किया था, उनका असर अब भी भारत पर छाया हुआ था। इसीलिए जब वह भारत का, हिंदुस्तान का दौरा करने वाली थी तो उसको बहुत ही अहमियत या बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। अब देखे, जैसे कि रानी आने वाली है, इस खबर से ही सारे देश में सनसनी फैली हुई थी, तहलका मचा हुआ था। यहाँ तक कि राजधानी अर्थात हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी बहुत सारा शोरगुल मचा हुआ था। जो रानी 5000 का वस्त्र पहनकर हवाई अड्डे पर उतरने वाली है, उस रानी के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब देखिए, वो रानी की जो शाही घराने से थी, अब उसके वस्त्र उस जमाने में 5000 के थे, तो देखो कितना नाहक खर्च वो लोग कर रहे थे। इसका वर्णन तो हमें पता ही चल रहा है, लेकिन बिना वजह के ऐसे छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता जा रहा था तथा उसको अधिक ही अहमियत दी जा रही थी। इसलिए लेखक कहते कि अब इतनी बड़ी रानी आने वाली है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसके स्वागत के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी, खर्चा तो करना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए है। अब लेखक क्या कह रही है कि कुछ
थोड़ा बहुत करके होने वाला है नहीं, उनके स्वागत के लिए तो बहुत अधिक करना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस रानी के बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, ऐसे रानी के और उसके साथ आने वाले जो उसके लोग थे, उनकी शान शौकत के कहना वर्णन ही हम नहीं कर सकते हैं उनके। और वह रानी अगर दिल्ली आ रही है तो जिस स्थान पर वह आने वाली है उस स्थान के बारे में तो भी हमें सोचना चाहिए। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसख्त मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर जिस शहर में वह आने वाली थी, अर्थात नई दिल्ली में वह आने वाली थी, इसलिए नई दिल्ली के जो लोग थे या नई दिल्ली अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती उस स्थान पर आने वाली थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा चढ़ा कर ही वर्णन किया गया है कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको देखते हैं तो कभी हम हमारे घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। लेखक कहते हैं कि देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। अब देखिए होता है ना हमारे देश में, तो हमेशा इससे होता है जब कोई पंत प्रधान या बड़ा नेता जिस स्थान पर आता है तो वह स्थान को कितना इसे मतलब रंगीन किया कर दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अगर रोजमर्रा के जीवन में हम उस स्थान को देखते हैं तो वहां पर उसकी इतनी गंदगी छाई होती है, लेकिन जैसे ही कोई राजनेता, समाज नेता या कोई भी बड़ा हस्ती जब उस स्थान पर आने वाला होता है तो उस स्थान को किस प्रकार से चकाचौंध कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से दिल्ली का भी काया पलट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी हस्ती रानी एलिजाबेथ आने वाली थी, इसलिए वह सर्वसामान्य आम दिनों में या रोज के दिनों में जिस प्रकार से दिल्ली शहर दिखाई दे रहा था उस तरह रहकर चलने वाला था नहीं, इसलिए उस दिल्ली शहर की पूरी काया पलट कर दी गई। अर्थात देखिए हम आगे लेकर करें कि और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि भले लोगों ने अपनी तरफ नहीं देखा या किसी न किसी सड़कों पर भी नहीं देखा, मतलब लोग अपने आप को इतना अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन उस स्थान पर जिस स्थान पर रानी एलिजाबेथ आ रही थी उस स्थान को बहुत महत्व दिया गया था। उस स्थान की सड़कें जवान हो गई, अर्थात देखो जो सड़कें खराब हो गई थी, हम देखते हैं आए दिन, आज अब बरसात के दिनों में भी देखते हैं कि हर साल बरसात के दिनों में सड़कों की कितनी दुरावस्था होती है। अब मरम्मत तो हर साल की जाती है, लेकिन बारिश के समय ही उसकी इतनी दुरावस्था होती है कि आम जनता को उसका वह असर होता रहता है। अब देखिए रानी एलिजाबेथ आने वाली थी, इसके लिए दिल्ली शहर के सारे सड़कें रातों रात दुरुस्त कर दिए गए, नए बना दिए गए, बुढ़ापे की धूल साफ हो गया। अर्थात उस रास्ते पर जितनी भी धूल थी, जितनी भी गंदगी थी, कचरा विचरा सब उस सड़कों पे से निकाल दिया गया और चकाचौंध कर दिया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार कर दिया, अर्थात जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें थे, जिस प्रकार से देखो कोई नाजनीन अर्थात कोई स्त्री महिला किसी त्योहार पर या किसी विशेष कार्यक्रम पर श्रृंगार करती है, सजती है, उसी प्रकार से सारे बिल्डिंग्स इमारतों को सजाया गया, उसके रंग उसको उस नए रंगों से उसको कलर कर दिया गया इमारतों को। फिर लाइटिंग वीटिंग चारों रस्तों के दोनों तरफ लाइटिंग, ये सारी श्रृंगार सड़कों की इमारतों की कर दी गई। इस प्रकार दिल्ली की काया पलट हो गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब देखिए बड़े ही सारे लोग रानी के स्वागत के लिए सारी तैयारी कर रही थी, सारी सड़कें साफ सुथरी कर दी गई थी, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी कलर विलर कर दिया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था, समस्या थी, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ
हो जाने की उम्मीद थी। अब देखिए सब कुछ था, मतलब अब रानी के स्वागत के लिए जो कुछ नहीं था वो सब लाकर पहले ही रख दिया गया था और सब कुछ होता जा रहा था। अब जो कार्य अधूरा था उसको भी पूरा करने की तैयारी हो रही थी, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी। लेकिन अर्थात जो स्वागत के लिए या उसको दिखाने के लिए कि हमारे शहर में यह सारी चीजें है, हमारा शहर ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें उसको दिखाने के लिए जो जो तैयारी करनी थी और वो जो बाकी थी वह आने से पहले पूरे हो जाने की संभावना भी थी, उम्मीद भी थी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक से मतलब हमें क्या है कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम इस ब्रिटिश शासक का एक स्टैचू था और उस स्टैचू का जो मूर्ति की जो नाक थी वह शायद किसी वजह से कट गई थी। यहाँ उस नाक को कुछ नाक वहां पर उस मूर्ति पर नहीं थी और यह सबसे बड़ी समस्या उस समय दिल्ली की मानी जा रही थी कि दिल्ली में सब था लेकिन सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब देखिए यहाँ पर लेखक किस बात की ओर इंगित करना चाह रहे हैं कि आज अगर हम ब्रिटिश सरकार के बारे में सोचते हैं तो वहाँ की रानी एलिजाबेथ आने वाली है और उनका जो प्रमुख शासक था जॉर्ज पंचम, उसकी हिंदुस्तान में जो मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी। तो यह जब रानी एलिजाबेथ देखेगी तो इसे क्या हो जाएगा, वह गुस्सा हो जाएगी और इससे हमारे देश का नाम खराब हो जाएगा, अर्थात हमारे देश की नाक कट जाएगी। इसलिए यहाँ पर लेखक ने यह बातें हमें बताने की कोशिश की है कि लोग किसके लिए सारी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी देश की नाक इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वह इज्जत जो सही मायने में किस प्रकार से होती है देश की इज्जत, कि किसी के चापलूसी करने में होती है? नहीं, हमारी देश की इज्जत हमारे मान सम्मान में होती है। तो यहाँ पर लेखक यही बातें हमें सब बता रहे हैं। आगे लेखक कहते कि इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, अर्थात एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किए थे, अर्थात पैसे जमा किए हुए थे। लेखक कह रहे कि इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, अर्थात लंबी कहानी। इस नाक के लिए तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किए थे, अर्थात पैसे इकट्ठे किए गए थे, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। अब देखो यह जो हमारे यहाँ पर लेखक यही बातें कहना चाहते हैं कि जब कोई ऐतिहासिक वास्तु होती है उसका अगर नुकसान हो जाता है तो क्या उसके लोग किस प्रकार से फायदा उठाते हैं, इसके बारे में बताए जा रहे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब देखो हम देखते हैं ऐसे राजकारण में तो हमेशा पक्ष विपक्ष चीजें चालू ही रहती है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे नाकें खड़ी थी। अब उस समय जब उसमें उस स्टैचू से जब नाक कट गायब हो गई थी तो उसे लेकर बहुत सारा आंदोलन मचा हुआ था, छिड़का हुआ था। तो बहुत सारे वहां पर पहरेदार भी लगाए दिए गए थे, लेकिन क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे नाकें खड़ी थी। फिर और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कई कई तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा है। अब देखिए छोटी सी बात होती है लेकिन उसके लिए कितने बड़े इश्यू हो जाते हैं, इसकी तरफ लेखक हमें इंगित करना चाहते हैं। अब हम इस परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बच्चों जो परिच्छेद अब हमने पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से, रहमत कृपा, काया पलट होना बदलाव हो जाना, दास्तान कहानी, अजायब घर पुरानी चीजों के संग्रह का स्थान, लाट मूर्ति, तैनात नियुक्त, खैरख्वाह भलाई चाहने वाले, मशवरा सलाह, हुक्म आदेश, बदहवस घबराए हुए, हुक्काम शासक। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से रानी एलिजाबेथ जैसे ही भारत हिंदुस्तान आने वाले है तो जो प्रमुख शहर है दिल्ली उसकी किस प्रकार से काया पलट हो गई, इसका वर्णन पढ़ा। आगे भी कौन कौन सी तैयारी होने वाली है इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।